तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट। कोई बच्चा बताएगा बजट क्या होता है? और कोई बच्चा? वेरी गुड। और कुछ? गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर राधिका? ओके, तो जब हम बात करते हैं बेटा गवर्नमेंट बजट की, देखिए बजट जो होता है ना, बेसिकली अगर हम सिर्फ बजट की बात करें तो बजट का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट की, तो हम गवर्नमेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट की ही इनकम और गवर्नमेंट के ही एक्सपेंडिचर का जो रिकॉर्ड होता है उसको रखते हैं। समझ में आया? तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। बजट क्या होती है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट which keeps the record of budget receipts एंड पेमेंट्स। आप पेमेंट्स लिख सकते हैं, आप एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जो भी बजट में यानी सरकार की जो रिसीप्ट होती हैं, सरकार के जो एक्सपेंडिचर होते हैं ऑफ गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर, हम फाइनेंशियल ईयर नहीं कहेंगे राधिका, ठीक है? क्या डिफरेंस होता है फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर में? बताइए क्या होता है फाइनेंशियल ईयर? ठीक कह रहे हो आप अपनी लैंग्वेज में। जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना बेटे, देखो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कोई कंपनी अप्रैल टू मार्च फॉलो करती है, कोई कंपनी जनवरी से दिसंबर फॉलो करती है, कोई कंपनी मई से अप्रैल फॉलो करती है। ठीक है। बहुत सारी कंपनीज होती, मैं कह रही हूँ ना कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कोई कई कई लोग होते हैं जो मई में ओपनिंग करते हैं और अप्रैल में क्लोजिंग करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मई में क्लोजिंग करते हैं, उनका मई में क्लोजिंग होता है। समझ रहे हो? तो जब हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर का मतलब जब अकाउंट्स, कंपनी की जो अकाउंट्स होते हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे फिस्कल ईयर की, तो फिस्कल ईयर जो होता है ना वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता। और दूसरी बात वो गवर्नमेंट का होता है, और मैक्सिमम वो वैसे तो जनवरी टू दिसंबर ही होता है, लेकिन वो अपना बजट जो है वो फरवरी तक पास करते हैं,
क्योंकि थोड़ा-सा उनको हमेशा बजट पास करने में या सेटिंग करने में, मीटिंग्स लेने में उन्हें थोड़ा-सा टाइम ऊपर हो जाता है। ठीक है बेटा? ओके बेटा। तो अब हमारे हमें ये क्लियर हो गया कि जो हमारा बजट होता है, वो फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो भी रिसीट्स होती हैं, उसका रिकॉर्ड रखता है। क्लियर हो गई? अब हमारा जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। हम क्यों बनाते हैं बजट? क्या ऑब्जेक्टिव, क्या क्या उद्देश्य है हमारा? बताइए। वेरी गुड। बेसिकली हम ये कहेंगे टू। हाँ, बोलो बोलो राधिका। हाँ, हम इसे हम एलोकेशन ना कह के राधिका, हम इसे रीएलोकेशन कहते हैं, क्योंकि हम अपने अलॉटेड रिसोर्सेज पे हमने ये कहा, हमने ये रिसोर्सेज अलॉट किए थे। फिर जब हमने बजट बनाया तो हमें पता चला कि यहाँ यहाँ पर कमी रह गई, यहाँ पर हमें ज्यादा रिसोर्सेज देने चाहिए थे, यहाँ हमें रिसोर्सेज कम देने चाहिए थे। तो वो बजट बनाने के बाद पता चलेगा ना कि हमारे रिसोर्सेज सही से डिस्ट्रीब्यूट हुए या नहीं हुए। इसीलिए हम बजट इसलिए बनाते हैं ताकि उनको सही तरीके से रीअलॉट कर सके, दोबारा से बांट सके। ठीक है? इसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो प्रोडक्शन यूनिट्स में ज्यादा जा रहे हैं, तो हम वहां पर हैवी टैक्सेस लगाते हैं। हैवी टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स। और अगर हमें लग रहा है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रमोट करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम सब्सिडीज दे सकते हैं आगे। सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है? और जो नेहा ने पॉइंट कहा, हम उसमें ये लिख सकते हैं कि टू मेक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। हम जब प्रोडक्शन करते हैं या हमने जो बजट बनाया, हमें एट द एंड ऑफ द सेशन हमें पता चल गया कि हमने इतने खर्चे किए थे, ये कम किए थे, ज्यादा किए थे, तो आगे आने वाले सालों में हमें कितना खर्चा करना है, कितना नहीं करना, वो हम एक्सपेंडिचर पॉलिसी में सेट करेंगे। इसके अंदर आप लिख सकते हो कि हमें हम देखते हैं कि सरकार को कहाँ, देखो आपको पता है सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करती है। वाटर सप्लाई पे करती है, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, और कहाँ खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट आप भूल गए, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है? तो ये बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो गवर्नमेंट को पहले से प्लान करना पड़ता है कि हमें कौन से मोटिव पर, कौन से हम क्या कहेंगे, कौन से सेक्टर पर हमें ज्यादा खर्चा करना है। ठीक है?
जैसे आपने देखा होगा ना, जब बजट पास होता है वो कहते हैं कि इस साल गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पे पहले 5% एक्सपेंडिचर करती थी। कई बार वो बोलते हैं ना मनीष सिसोदिया कि जी, मनीष सिसोदिया जी बोलते हैं कि 5% एजुकेशन पे पहले खर्चा होता था और अब 15% होता है। अब 17 हो गया। 15 15 का तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने जब वहाँ पर हमें अवार्ड मिला था तब हमें 5 से बताया था कि 5 से 15% अब खर्चा जो है एजुकेशन पे करते हैं हम, अपने टोटल एक्सपेंडिचर का। पता नहीं 17 हो गया, बजट तो उसके बाद पास हुआ है। हाँ, हो गया बजट पास। देखना पड़ेगा कितना है एट प्रेजेंट। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है गवर्नमेंट बजट इसलिए तैयार करती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। गवर्नमेंट इनकम देती है, पैसा देती है लोगों को। तो जब गवर्नमेंट को पता लगेगा कि उसकी जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है वो इस तरीके से है कि सारा का सारा पैसा जो है वो हायर क्लास को जा रहा है। अगर पहले, अगर हम बात करें अर्लियर, ठीक है, तो पहले क्या है, सारा का सारा पैसा जो है वो मनी इनकम इज गोइंग इन हैंड्स ऑफ रिच पीपल, रिच लोगों के हाथ में जा रही है। तो अब क्या करेगी सरकार? सब्सिडीज, इनकम पे सब्सिडी। हाँ हाँ, राइट। तो वो क्या करेगी, अब क्या करेगी, जो रिच क्लास है उनसे टैक्स लेगी और जो पुअर क्लास है उसको सब्सिडी देगी। इन सब चीजों से क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा मनी का। कोई रिच और कोई पुअर नहीं होगा, दोनों जो है वो इक्वालिटी पर आ जाएंगे। ठीक है। बेटा समझ में आ रहा है? थोड़ा बोरिंग टॉपिक जरूर है बट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी बजट बनाए जाते हैं। आपको याद होगा मैंने एक बार ये डायग्राम पढ़ाया था आपको, याद है ये? क्या है ये? क्या नाम है इस डायग्राम का? बताओ। इट्स नेम इज बिजनेस साइकिल। याद आ गया? वो इसमें क्या होता है कि जब आप फॉल कर रहे हो, इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं रिसेशन। जब ये रिसेशन कंटिन्यू होकर अपने मिनिमम लेवल पर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन नहीं, डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन, जो कि अब चल रहा है इकोनॉमी में। जो ये ऊपर जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? रिकवरी। हम रिकवर हो रहे हैं। और जब हम अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बूम। और ये साइकिल जो है ना बेटे, ये हमेशा चलती रहती है इकोनॉमी के अंदर। तो बजट हम बनाते हैं ताकि हम इस लाइन पर रहें, हम स्टेबल रहें। अगर हम बजट नहीं बनाएंगे तो हमारी एक्सपेंडिचर पॉलिसी या हमारी इनकम पॉलिसी जो है वो ऐसे ही अप एंड डाउन गोते खाती रहेगी। इसीलिए हम बजट बनाते हैं ताकि इतना ज्यादा जो है वो अप एंड डाउन ना आए। और आपको बता दूं, इन रियलिटी जो इकोनॉमी होती है, आफ्टर एवरी 100 ईयर्स
हर 100 साल बाद जो है वो इकोनॉमी एक बार के लिए अपना पुराना रुख लेती है। जैसे कि अगर आपको याद हो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा था 1920-21 ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, पढ़ा है? आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी आ गई थी 1920-21 को, और इसे हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। पढ़ाया हुआ है ना मैंने आपको ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि 1920 से पहले हमारी इकोनॉमी कुछ और थी, 1920 के बाद हमारी इकोनॉमी कुछ और हो गई। तो ये एक ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बन गया कि हमारी इकोनॉमी को इस साल ने दो टुकड़ों में बांट दिया था। और अब क्या चल रहा है? 2020 और 21 साथ साथ आ जाएगा ना, 21 भी इससे साथ जुड़ गया। हो गए 100 साल। इस साल भी डिप्रेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुकी है, इस टाइम इकोनॉमी में कुछ नहीं है, इकोनॉमी बिल्कुल खाली है। और मतलब जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि अगर यही सिचुएशन चलती रही, मतलब जो जिस हिसाब से जो हमारे, अब मैं इस पे, क्योंकि मैं ये यूट्यूब पे शेयर करती हूँ, उसको बाद में बताऊंगी इस पॉइंट को मैं क्या बताने जा रही थी, कि जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, सब कुछ फ्री फ्री फ्री, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, आप समझदार है दिल्ली गवर्नमेंट कौन सी है, ठीक है ना? तो जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की जो इस समय पॉलिसी है, हर चीज फ्री चल रही है, बसेस में सब कुछ फ्री चल रहा है यहाँ, मतलब ठीक है, एक अगर हम इसका, हम ये नहीं कह रही कि बिल्कुल गलत है, जो पुअर क्लास है उसे बहुत फायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस टाइम इकोनॉमी की कंडीशन जो है वो बिल्कुल ऐसी है कि हमारा इकोनॉमी बजट जो है बिल्कुल खाली है, हमारे पास इकोनॉमी के पास कुछ नहीं है, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुकी है। हम ये कहा करते थे कुछ साल पहले तक कि हमारा जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 8% है। जब अच्छी ग्रोथ होती है ना, जब देश बहुत तरक्की करता है, तो 8.8 भी चला जाता है ग्रोथ रेट, समझ रहे हो बात को? 8.8 पे हम ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी बहुत तरक्की पे चल रही है। और हम ये कहते हैं कि जब 10% हो जाएगी ना ग्रोथ रेट हमारी, तो 10% ग्रोथ मतलब का है 100% एम्प्लॉयमेंट। 10% ग्रोथ रेट का ये मतलब होता है कि 100% एम्प्लॉयमेंट है, देश में कोई बेरोजगार नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सबके पास काम है, सबके पास रोटी है खाने के लिए, कोई गरीब नहीं है, कोई भूखा नहीं रहता। 10% ग्रोथ रेट का ये मतलब होता है। और इस समय एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चल रही है। अब आप सोच लो कि इकोनॉमी कहाँ पर है। आज क्लास के बाद सभी पता करेंगे कि इस समय एट प्रेजेंट हमारी ग्रोथ रेट क्या है, नेट पे चेक करके, ठीक है, मुझे बताएंगे। तो ये है कंडीशन। तो इकोनॉमी में इसीलिए कहा जाता है कि बजट बनाएंगे, ताकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं। अब अगर मान लो इकोनॉमी अपने पास पहले से सेविंग नहीं रखती, गवर्नमेंट है, बैंक अपने पास सेव करके नहीं रखते, तो क्या ये पेंडेमिक टाइम सॉल्व हो पाता? इकोनॉमी में इस समय प्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं हो रहा ना, इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा, ग्रोथ हो नहीं रही इकोनॉमी की, तो ये सारा जो खर्चा हो रहा है वो सेविंग्स में से ही तो निकल रहा है, समझ रहे हो बात को? इसीलिए हम बजट बनाते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहे, इतने ज्यादा अप एंड डाउन ना आए, ठीक है। उसके बाद लास्ट मोटिव है हमारा बजट बनाने का, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जो है हम बजट बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी वही अगेन हमारी वही दोनों पॉलिसीज आ जाएंगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर 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 हम टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी की बात करते हैं। हम हमेशा टैक्स किस पे लगाएंगे? रिच पीपल पर, ठीक है, या बिजनेस क्लास पर। और एक्सपेंडिचर पॉलिसी हमारी किस पर रहेगी?
पुअर पे हम एक्सपेंडिचर करेंगे ताकि लोगों की डिमांड्स हो, टू जनरेट डिमांड। लोगों की डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार एक्सपेंडिचर पॉलिसी का इस्तेमाल करेगी, और टैक्स पॉलिसी का इस्तेमाल वो कब करेगी, जब इकोनॉमी में उसे अपनी इनकम जनरेट करनी होगी, इनकम जनरेशन के लिए। बात समझ में आ गई बेटे? यहाँ तक कोई डाउट? ओके। हम बहुत देर से, अब हमारा न्यू टॉपिक आएगा। हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि सरकार जो है वो पैसे खर्च करती है, पैसे कमाती है। तो अगर हम बजट की बात करें तो बजट के अंदर दो ही की पॉइंट्स हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। सरकार को पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से। और भी कुछ होता है? क्या होता है बताइए? वेरी गुड। हमारी जो गवर्नमेंट की रिसीट्स होती है ना, उसे हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स के अंदर हमारे वो सारे तरीके के टैक्सेस आ जाएंगे जो सरकार के पास जाते हैं। और नॉन टैक्स रिसीट्स देखेंगे, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है कि गवर्नमेंट की टैक्स रिसीट्स कौन सी हैं और नॉन टैक्स रिसीट्स कौन सी हैं। तो टैक्स रिसीट्स के अंदर हम जनरली लेते हैं, सबसे पहला ये पढ़ा हुआ है ना आपने, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है बताइए? अच्छा। ओके, और कुछ? वेरी गुड। वेरी गुड। एक्चुअली वैसे जो उसने बोला पहले बच्चे ने, वो राधिका ने, वो भी ठीक था। और खुशी जो बेटा, थोड़ा सा हमें ना इकोनॉमिक्स के अंदर कीवर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं बर्डन। हम इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड यूज नहीं करते। हालांकि आपने बताया सही है, हम उसे गलत नहीं कहेंगे, बट इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा कीवर्ड्स पे फोकस करना पड़ता है कि डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं। हाँ बोलो पूजा। हाँ, मतलब डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जिस पे पड़ा है ना, उसी को पे करना है। और इनडायरेक्ट टैक्स, उसका बर्डन हम किसी और पे डाल सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप इनकम टैक्स ले लो, प्रॉपर्टी टैक्स ले लो, हाउस टैक्स ले लो, ये वही पे करेगा जिसका है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जैसे सेल्स टैक्स, जैसे कि अभी ने राधिका ने बोला जीएसटी, ठीक है, तो ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, क्योंकि इसका बर्डन हम किसी और पे डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा लमसम टैक्स। लमसम टैक्स होता है जो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। जैसे कि कोई इंसान 10,000 कमा रहा है, चाहे 50,000 कमा रहा है, चाहे 1 लाख कमा रहा है, चाहे 2 लाख कमा रहा है, चाहे 10 लाख कमा रहा है, सरकार ने फिक्स कर दिया कि उसे 10% इंटरेस्ट देना ही देना है। इनकम से कोई मैटर नहीं है उसके लिए, उसे लमसम कहते हैं। ठीक है। और एड वॉलरम का मतलब होता है काइंड ऑफ, जैसे वैट होता था पहले, कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने स्लैब बुक का नाम सुना, आपने स्लैब बुक पढ़ी है कभी? आपने स्लैब बुक? टैक्स की स्लैब, टैक्स की जो स्लैब होती है, उसमें यही होता है कि अगर एक इंसान 3 लाख तक कमा रहा है, उसकी 3 लाख रुपए तक सालाना इनकम है, तो जीरो टैक्स। और अगर 3 लाख से 5 लाख तक है तो 10% टैक्स। 5 लाख से 8 लाख तक है तो 20%। ऐसे उसमें रेट फिक्स कर रखे हैं।
अलग अलग इनकम लेवल पर अलग अलग टैक्स रेट चार्ज होता है, तो उसे हम बोलते हैं एड वॉलोरम टैक्स। ठीक है। लास्ट है आपका प्रोग्रेसिव वर्सेस रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव नाम से समझ, हाँ जी पूजा। वो लिमिट पे डिपेंड करता है कि, वही मैं बता रही हूँ ना, जैसे सरकार ने 3 लाख रख रखी है, अगर आपकी 3 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब है प्रोग्रेसिव और वर्सेस रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स का बर्डन बढ़ेगा। ठीक है। और रिग्रेसिव का मतलब होता है इनकम बढ़ेगी टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने ये कहा कि किसी की इनकम कितनी भी क्यों ना हो, 10,000 रुपए टैक्स पे करना है। अब अगर कोई इंसान 15,000 कमा रहा है, उसके लिए 10,000 टैक्स भरना तो बड़ा भारी काम नहीं हो गया। अगर 50,000 कमा रहा है तो 10,000 उसके लिए थोड़ा कम भारी होगा। अगर वो 1 लाख कमा रहा है तो और कम भारी हो जाएगा 10,000 भरना। अगर 2 लाख कमा रहा है तो और कम भारी हो जाएगा, यानी दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव, कि जैसे जैसे टैक्स इनकम बढ़ रही है टैक्स का बर्डन जो है वो घटता जा रहा है। ठीक है। अब आते हैं नॉन टैक्स पर। नॉन टैक्स के अंदर आपने बता ही दिया मुझे, फीस हो गई, फाइन्स हो गए, लाइसेंस फी, डोनेशन हो गए, और बताओ। हाँ, वो सारी चीजें नॉन टैक्स इनकम में आ गई जो जो आप बता रहे हैं। इसमें एक अलग वर्ड है, बाकी सब तो आपको पता है क्या होता है, एक अलग वर्ड है इसमें, एस्चिट। एस्चिट क्या होता है पता है किसी को? बेटे एस्चिट का मतलब होता है, जब मान लो कोई इंसान है, उसकी बड़ी सारी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का कोई नॉमिनी नहीं होता, बड़ा रिच था, और उसको मतलब, लेकिन वो उसकी वो मर गया और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाला कोई नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। उसे एस्चिट कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस इनकम को, प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, उस इनकम को, कि जो ऐसी इनकम जिसका कोई नॉमिनी नहीं होता, जिसका कोई वारिस नहीं है, कि कोई क्लेम करने आएगा कि ये भाई हमारी इनकम है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसको गवर्नमेंट क्लेम कर लेती है, उसे गवर्नमेंट जो है जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, तो उसे हम एस्टेट कहते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, दिस इज टुडेज क्लास। हाँ राधिका। गवर्नमेंट की इनकम है, नॉन टैक्स इनकम है वो। उसका पॉइंट क्या होगा? इनकम सैलरी वगैरह डाल सकते हो, कुछ भी डाल दो। इनकम फ्रॉम रेलवे लिख दो डायरेक्टली आप। ठीक है बेटे। भाविका अटेंडेंस लगा दो बेटा। और बस पूजा हो गई क्लास। मैं कह रही हूँ अटेंडेंस लगा दो, और जिसने अटेंडेंस लगा दी वो लीव कर दो। हाँ, हाँ जी बेटा बोलिए भाविका। अच्छा देख लो, जो डालोगे फिर वही मैं डाल दूंगी। ठीक है।